Hello and very good morning everyone. I'm your physics teacher Mr. Vrinder Singh, and today I'm going to teach you a very important chapter, that is force and laws of motion. I hope you have finished the last chapters of motion, okay, on your fair copies. And if you have any doubt, then you can message me. You can message your teachers, okay, and also to me. So let's start a second chapter, that is force and laws of motion. It is very important chapter. So let's start it. In this chapter we will study about what is the force, its SI units, effect of force, and next is balanced and unbalanced force. Okay, and then after next topic is what is inertia, on what factor inertia depends, different types of inertia. Okay, so these are today's our topics. So let's start the first topic. The first topic is force. It is a pull or push acting on a body is known as force. तो whenever जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं या फिर उसके ऊपर उठाते हैं या फिर उसके फोर्स लगाते हैं, then we said that it is acting on a body is known as force. It is a push or pull. ठीक है, जब भी किसी चीज़ को हम फोर्स लगाते हैं मतलब पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं या फिर किसी चीज़ को उठाते हैं तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं उस टाइम पे. बाय डेफिनेशन मीनिंग क्या है? फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कॉज ए मोशन इन ए ऑब्जेक्ट. सो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल. ओके, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फोर्स विच कॉज ए मोशन इन ए ऑब्जेक्ट. तो बेटे जब भी किसी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, अगर हम उस पर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तब ऑब्जेक्ट किस में चला जाता है? मोशन में. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, सपोज ए बॉल, एक छोटी सी बॉल है. अगर आप बॉल को किक करते हो तो जो आपने किक किया, ठीक है, बॉल के ऊपर, वो क्या है? वो है आपने उसके ऊपर लगाया फोर्स. किक क्या है? इट्स ए फोर्स. तो वो किक से क्या होगा? ऑब्जेक्ट इसमें चला जाएगा, कॉज ए मोशन इन ए ऑब्जेक्ट. तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में चला जाएगा. सो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कॉज ए मोशन इन ए ऑब्जेक्ट्स. Okay, this is the definition. Next is SI unit of force. Remember this one also. SI unit of force is Newton. याद रखिए, ठीक है. इसको फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं. नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ फोर्स. व्हाट इज द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स? तो हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स आता है बेटे. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उनमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, और वो सारी की सारी चेंजेस, जहाँ वो सारे के सारे जो इफेक्ट्स होंगे उनको बोलेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला जाएगा? उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन. द ऑब्जेक्ट कम इनटू मोशंस, तो मोशन में चला जाएगा. नंबर 2, फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के मोशन को भी चेंज कर सकता है. सपोज ऑब्जेक्ट कोई बॉल है जो मूव कर रही है विद स्मॉल स्पीड. अगर उस पर और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो उसका मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. नंबर 2, फोर्स लगाने से द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज. ठीक है, जैसे मेरे पास से कोई रबड़ है तो रबड़ के पीस को अगर हम खींचते हैं, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन? द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज. तो वो साइज में चेंजेस क्यों हुए हैं? क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया? फोर्स. सेकंड, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो शेप भी हम चेंज कर सकते हैं. जैसे लिफाफा है हमारे पास या कोई कागज़ का टुकड़ा है, अगर हम उसको क्रश करते हैं या फिर उसको स्क्वीज करते हैं देन उसका शेप क्या हो जाता है? चेंजेस. स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो. तो अगर हम और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो इंक्रीज. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसका मतलब ऑब्जेक्ट जो होती है वो लगातार एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है. अगर हमने उसकी डायरेक्शन को चेंजेस करना है तब क्या करते हैं? उस पर फोर्स लगाते हैं. जैसे कोई बॉल है,
फुटबॉल में क्या होगा जी, अगर बॉल को किसी ने किक किया तो बॉल उस सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी। अगर हमने बॉल को की डायरेक्शन को चेंज करना है तो फिर से क्या लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, फोर्स। सो फोर्स, these all are the effects of the force. Remember these all 6 effects of force. The next very important topic is what is the balanced and unbalanced force. So बेटे balanced force and unbalanced force we will study now, and it's one or two examples. When two forces of equal magnitude but acting in opposite direction on an object simultaneously, then object in its state of rest, such forces are called balanced force. तो बेटे बैलेंस फोर्स कौन सी होती है? बैलेंस फोर्स वो होती है, बैलेंस फोर्स इज ऑफ टू टाइप ऑफ फोर्स। तो बेटे ये टू फोर्सेस होती हैं जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती हैं, बट इन इक्वल मैग्नीट्यूड, बट इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देन व्हाट हैपन, देन द ऑब्जेक्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मे बी इन यूनिफॉर्म मोशंस। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो लगातार रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। लेट्स सी वन एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लगी। वन फोर्स F1 टुवर्ड्स राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकेंड इज F2 टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ के ऊपर कितनी कितनी फोर्स लगाई, राइट पे लगी 5 न्यूटन, लेफ्ट पे कितनी लगी 5 न्यूटन। दोनों फोर्स कितनी है, इक्वल फोर्स है बेटे, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन। इसका मतलब अगर बराबर की फोर्स के साथ आप खींचोगे इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो चेंजेस नहीं होगी, वो वहाँ पर वैसे ही एज इट इज़ रहेगी। तो ऑब्जेक्ट इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये रेस्ट पे कब आता है, जब उस पर कौन सी फोर्स लगती है, बैलेंस्ड फोर्स। टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, बट दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट। तब क्या होगा, देन ऑब्जेक्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, तब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, सो दिस इज आल्सो वन एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। तब बैलेंस फोर्स में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, ऑब्जेक्ट इज एट रिमेन एट रेस्ट। एक अनदर एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल कोई दो पहलवान है, दोनों पहलवान इक्वल डायरेक्शन के ऊपर, इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो दोनों की पोजीशन को मूवमेंट नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज बोथ आर अप्लाइंग इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स but in opposite direction. So such type of force is known as balanced force. One more example we will study. Second more example is, in a tug of war, two team pull a rope in opposite direction. If rope does not move in any direction, it means both team are applying force in opposite direction. ठीक है, तो टग ऑफ वार में भी हमने देखा कि अगर दो टीम जो होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लगा रही हैं, अगर उस रोप का कोई भी डायरेक्शन या उसका जो पॉइंट्स होता है, ठीक है, मिड पॉइंट में, इफ़ इट डज नॉट मूव, तो अगर वो मूव नहीं करता तो इसका मतलब क्या है, बोथ द टीम्स आर अप्लाइंग फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, एंड इन इक्वल मैग्नीट्यूड, तो दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है फोर्स का, and both are applying in opposite direction. So tug of war is also one of the example of balanced force. If the rope does not move, अगर rope move कर जाए तब हम उस force को बोलते हैं unbalanced force. तो बेटे देखिए सेकंड टॉपिक है हमारे पास unbalanced force. तो बेटे याद रखिए बैलेंस फोर्स की ही डेफिनेशन को आपने अनबैलेंस फोर्स में लिख देना। इसमें क्या चेंजेस आएगा, उसमें हम इक्वल मैग्नीट्यूड लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे, अनइक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब when two force of unequal magnitude but acting in opposite direction on an object simultaneously, then objects move in the direction of large force. Such force are called as unbalanced force. तो बेटे क्या होता है, देखिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लगती हैं बट इन अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब एक तरफ ज़्यादा फोर्स दूसरी तरफ कम फोर्स, ठीक है, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, जिस तरफ उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी।
तो ऐसी फोर्स को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। एक्चुअल में बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स एक कपल फोर्स होती हैं। कपल फोर्स मतलब इसके ऊपर दो दो फोर्स अप्लाई होती है बेटे, ठीक है। लेकिन जब दोनों ही फोर्स एक दूसरे के बराबर हो और ऑब्जेक्ट कोई मूव ना करे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको फोर्स को बोलते थे बैलेंस फोर्स। जब क्या होगा कि अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, एक फोर्स ज़्यादा हो और दूसरी फोर्स कम हो, तब ऑब्जेक्ट मूव उसी डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में आपको ज़्यादा फोर्स लगी है। फॉर एग्जाम्पल, सेम ऑब्जेक्ट आ गया, अब इसके लेफ्ट साइड कितना फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और राइट साइड कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। आपको पता है 10 न्यूटन इज डबल ऑफ 5 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करना चाहिए, जिस तरफ 10 न्यूटन ज़्यादा फोर्स लग रही है। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, देखिए 5 न्यूटन लेफ्ट था और इसका 10 न्यूटन, तो 5 इधर है तो 10 माइनस इधर हो जाएगा, तो 5 न्यूटन के साथ ये मूव करेगा टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में, ठीक है। सच दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। एक और करते हैं बेटे। When the bicycle is moving, then unbalanced force acting on the bicycle is equal to the force applied by the rider minus force of friction between the tires and roads. हमें पता है बाईसाइकिल जो हमारी चलती है सड़क के ऊपर, वो तब तक चलती है जब तक हम उस पर क्या लगाते हैं, पेंडल लगाते हैं, ठीक है। जब हम उसके ऊपर पेंडल के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय द राइडर। तो क्या होता है, जब तक फोर्स अगर आपने, अच्छा दूसरी फोर्स होती है जो टायर और उसके रोड के ऊपर होती है, दैट फोर्स इज फ्रिक्शन। तो वो फ्रिक्शन फोर्स से अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी आपकी बाईसाइकिल मूव करेगी। तो अब मूव, जब आपकी बाईसाइकिल मूव करती है तो इसका मतलब वो कौन सा एग्जाम्पल हो गया, अनबैलेंस फोर्स। क्योंकि अगर बाइक के ऊपर आप, बाईसाइकिल के ऊपर आप कोई फोर्स नहीं लगाते, ठीक है, तब क्या होगा, तब आपके ऊपर वो बन जाएगा बैलेंस फोर्स। जितना वेट होगा बाईसाइकिल का उतना ही वो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करेगी एंड बाईसाइकिल डज नॉट मूव। बाईसाइकिल तभी मूव करेगी जब आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जब एक फोर्स ज़्यादा हो दूसरे से, such type of combination of force is known as unbalanced force. So these are two example of balanced and unbalanced force. ठीक है बेटे। नेक्स्ट आपको कुछ और भी इसके एग्जाम्पल बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन ये दो दो एग्जाम्पल कर लेना काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? तो इनर्शिया क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। A body is unable to change its state of rest or motion by itself. This property of the body is known as inertia. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जहाँ पर जैसे पड़ा है वैसे ही रहना चाहता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट पे ही रहूँ। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूँ। तो वो अपने अंदर अपने आप में कोई भी चेंजेस लाना पसंद नहीं करता, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है इनर्शिया, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, वो टेबल जो होगा वो लगातार रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि कोई उस पर फोर्स ना लगाए। और वो लगातार अगर टेबल जो है वो रेस्ट पे रहता है, और क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया के कारण, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वो है किस में है, मोशन में है। फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ है, अर्थ इज मूविंग अराउंड सन, तो अर्थ इज इन मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है तो वो लगातार मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट पे नहीं आना चाहता, ठीक है। मतलब इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया इनर्शिया। तो ए बॉडी इज अनएबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो अपने आप बॉडी कोई भी अपनी चेंजेस में अपनी स्टेट, अब कोई भी बॉडी जो है वो अपनी अंदर की जो स्टेट है ना उसको चेंजेस नहीं करती। चाहे वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, उसमें अपने आप कोई भी चेंजेस उसमें लाना नहीं करेगा। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन। और एक चीज़ करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज
the important factor on which the inertia depends. तो इसमें हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आता है. The first factor is inertia of inertia depends on the factors of mass. आपको क्वेश्चन आ जाता है अक्सर on what factor inertia depends. तो आपका आंसर आएगा inertia depends on the factors of mass. तो inertia किस पे डिपेंड करता है? मास पे. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका inertia भी ज़्यादा. अगर मास कम है तो inertia भी कम होगा. If the mass of object is more, then inertia is more. If mass of the object is less, then inertia is also less. This top part is very important about inertia. आपको inertia के बारे में ये फैक्टर ज़रूर आना चाहिए. और आपको CBSE में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है that which have more inertia. किसके पास inertia ज़्यादा है? A 5 rupee coin और a 1 rupee coin. अगर आपके पास दो कॉइन है, एक 5 रुपी है, एक 1 रुपीज़ है, आप बताइए ज़्यादा वेट किसका होगा, मास किसका ज़्यादा होता है? ठीक है, तो आप बताइए 5 रुपीज़ का मास ज़्यादा है या 1 रुपी का? तो आंसर है 5 रुपीज़ कॉइन का. तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसी का ही इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा. दैट्स वाई द इनर्शिया ऑफ 5 रुपी कॉइन इज़ मोर एज कम्पेयर टू 1 रुपी कॉइन्स. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से दे दूँ. फॉर एग्जाम्पल ए बॉय ऑफ द बॉय हैविंग अ वेट ऑफ 50 kg and a girl having a weight of 30 kg. Which one have more inertia? Then answer is boy. The boy which have more weight have more inertia. तो ये मास के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसी का ऊपर ज़्यादा होगा या फिर मास ज़्यादा होगा. नेक्स्ट इज types of inertia. When we are talking about types of inertia, it is of 3 types. तो inertia कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. तो inertia of rest में क्या आएगा? inertia of rest में पढ़ेंगे हम the tendency of a body to oppose any change in its state of rest is known as inertia of rest. तो टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी का झुकाव रहता है टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है. तो अगर कोई उसको मोशन में करता है तो वो उसको क्या करता है? अपोज करता है. ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट. टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. तो बॉडी जो है वो लगातार किस स्टेट में रहना चाहती है? रेस्ट पे. वो मोशन में नहीं आना चाहती और मे बी नॉट वांट टू टेक एनी चेंजेस ब्रिंग इन इट सेल्फ. दैट इज वाई द ऑब्जेक्ट वांट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके, एंड दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सो let's do 1 or 2 examples. First example, when a bus suddenly starts moving forward, the passenger in the bus falls backward due to inertia of rest. How? Why? Because जैसे ही देखिए, जैसे ही बस जल्दी से स्टार्ट होती है, सडनली स्टार्ट होती है, देन व्हाट हैपन? पैसेंजर्स का जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है दैट इज कनेक्टेड विद द बस सीट्स एंड द अपर पार्ट इज फ्री. as soon as the bus starts moving forward, then what happened? The lower part of the body also come in contact with the bus, but the upper part remain at its state of rest. Lower part come into the state of motion, but upper part remain at rest. तो वो अपर पार्ट जो होता है रिमेन एट रेस्ट. दैट इज वाई अपर पार्ट फॉल बैकवर्ड. तो पैसेंजर इन द बस फॉल्स बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो ऊपर बॉडी का ऊपर का हिस्सा जो होता है वो हमेशा ऐसा लगता है कि रेस्ट में ही है, लेकिन जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ कनेक्टेड है. तो अगर बस मूव करती है तो लोअर पार्ट भी मूव करता है फॉरवर्ड को, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है सिर वाला वो लगातार रेस्ट में रहता है. दैट इज वाई इट मूव बैकवर्ड. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सेकेंड एग्जाम्पल इज
Carpet is beaten with the stick to remove the dust particle. This is also due to the inertia of rest. अब देखिए कारपेट क्या होता है. कारपेट होता है वो जो हम नीचे बिछाते हैं, ठीक है. और उस कारपेट के ऊपर क्या होता है, बहुत सारी डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है. अब हम उसको बीटन विद स्टिक, एक लकड़ी के साथ जोर से अगर हम हिट करते हैं, दैट व्हाट हैपन, कारपेट जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कारपेट और उसका डस्ट दोनों किस स्टेट में थे, रेस्ट पे. जैसे ही हमने जोर से डंडा मारा, देन व्हाट हैपन, कारपेट कम इनटू द स्टेट ऑफ मोशन, बट द डस्ट पार्टिकल रिमेन इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट. डस्ट पार्टिकल रेस्ट में ही रहा, लेकिन कारपेट किस में आ गया, मोशन में. तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल कम्स आउट, डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं. कहाँ से, फ्रॉम द कारपेट. तो ऐसे सारे का सारा डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाता है, घट्टा मिट्टी जो होता है वो बाहर आ जाता है फ्रॉम द कारपेट. दिस इज ऑल्सो द सेकेंड एग्जाम्पल्स. लेट्स डू अनदर, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशंस. अब इनर्शिया ऑफ मोशंस की डेफिनेशन क्या आएगी, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नाउन एज इनर्शिया ऑफ मोशन. अगर कोई बॉडी कोई मोशन में चल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट मोशन, तो वो उसी ही डायरेक्शन में लगातार चलना पसंद करती है और उसमें अगर कोई भी अपने आप वो चेंजेस नहीं लाती. दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन. टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नाउन एज इनर्शिया ऑफ मोशन. अब इसके एग्जाम्पल करते हैं. पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड when fast moving bus stops suddenly because lower part of the body remain in rest but the upper part of the body remain in motion so that passenger fall forward. तो जब कोई बस जो हो या फिर कोई कार हो, वो क्या करेगी, बस स्टॉप सडनली. अगर बस स्टॉप सडनली तो लोअर पार्ट क्या होगा, ऑलरेडी मूविंग इन मोशन, तो लोअर पार्ट कम इनटू रेस्ट, क्योंकि ब्रेक लग चुकी है और गाड़ी रुक चुकी है. अगर बस स्टॉप कर चुकी है तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज आल्सो स्टॉप बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन इन मोशन, सो इट मूव फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ मूव करता है. ठीक है. सेकेंड इज ए लगेज इज यूजली टाइड विद द रोप on the roof of the bus because when the bus stop luggage should not fall forward due to the inertia of motion. जो लगेज होता है, सामान होता है बस के ऊपर, वो ऊपर जो हम रस्सी के साथ बांध देते हैं ताकि बिकॉज ऑफ जब भी बस रुके सडनली स्टॉप, तो वो सारा का सारा लगेज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आगे फॉरवर्ड ना, बस के आगे ना गिर जाए. दैट इज वाई वी टाइड इट विद द रोप. The third part is inertia of direction. Inertia of direction means tendency of a body to oppose any change in state of direction of motion is known as inertia of direction. It means that if the body is moving in one direction, then body will continue move in the same direction until not we applied any external force. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो सेम ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा. वो अपने आप उसमें वो डायरेक्शन की अपने आप बॉडी में कोई उसकी डायरेक्शन चेंजेस नहीं होगी, वो अपने आप में कोई चेंजेस नहीं लाएगा. ठीक है. बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन, तो अब उसकी डायरेक्शन में कोई चेंजेस अपने आप नहीं आएगी, वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा. ठीक है. दिस इज नाउन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अब देखिए one more example. When a fast moving bus take a curve on the road, passenger fall towards the center of the curve road. This is due to the tendency of passenger to continue to move in straight line due to inertia of direction. अब देखिए पहाड़ों में क्या होता है बेटे, जब भी किसी बस जो होती है वो फास्ट टर्न लेती है, ठीक है, मोड़ काटती है, जो टर्न लेती है तो कर्व लेती है ना, तब क्या होता है, पैसेंजर मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट और मे बी टुवर्ड्स राइट. किस तरफ मूव करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व रोड. दिस इज बिकॉज टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर टू कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पहले पैसेंजर्स सीधा ही मूव कर रहे थे बिकॉज द बस मूविंग स्ट्रेट लाइन.
Okay, if the bus is moving straight line, then passenger is also moving straight line. Means passenger जो उसके अंदर थे वो भी आराम से बैठे थे. जैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा, वो किसका, बस का, बस जैसे ही उसका यू टर्न या कोई टर्न लेती है, तब उसका ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन उसकी जो डायरेक्शन होगी बॉडी की वो भी चेंज हो जाती है टुवर्ड्स कर्व्ड रोड ऑफ द towards the center of the curved road. This is all happened because of inertia of direction. ठीक है बेटे. So today is thank you, and for tomorrow we will study more about Newton's law of motion. Thank you.